नमस्कार दोस्तों। देखिए, जो राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला चल रही है उसमें हम आज आगे के प्रश्न देखेंगे जो सेकंड ग्रेड और रीट मुख्य परीक्षा दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और देखिए, अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी इन पुस्तकों से खूब प्रश्न आए हैं, तो उम्मीद है आगे भी आपको इनसे काफ़ी सहायता मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसके निर्देशन में वे उत्खनन से गणेश्वर सभ्यता में 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? विकल्प में दिए गए अमलानंद घोष, रतनचंद्र अग्रवाल, अक्षय कीर्ति, व्यास और एच.डी. सांकलिया। देखिए, जो सही आंसर है हो जाएगा रतनचंद्र अग्रवाल। शॉर्ट नाम कहीं पर लिखा मिलता है आर.सी. अग्रवाल, उसी हिसाब से आप याद रखिए इसे। और इनके नेतृत्व में ही गणेश्वर सभ्यता में उत्खनन किया गया था और यहाँ पर इनके निर्देशन में जो उत्खनन हुआ उससे 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। देखिए, गणेश्वर सभ्यता वो सीकर जिले से संबंधित है। अगर जिले से संबंधित कोई प्रश्न आता है और नदी से संबंधित प्रश्न आता है तो ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की खास बात क्या है कि यहाँ से जो तांबे के उपकरण मिले हैं उनमें 99% है वो तांबा ही है, लगभग उसमें तांबे से बने हुए हैं। और यहाँ पर जो मिट्टी के मृद पात्र मिले हैं उन्हें क्या कहा गया? क्रीपस वर्णी मृद पात्र। और इसके अलावा देखिए, गणेश्वर सभ्यता को वो ताम्र सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस सभ्यता स्थल के उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ पर रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है? ऐसी कौन सी सभ्यता स्थल है जहाँ पर यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर रंगाई छपाई है वो उद्योग या व्यवसाय था? और इसका अनुमान किससे लगाया है? यहाँ पर कुछ ठप्पे मिले हैं जो रंगाई छपाई में उपयोग किए जाते हैं। देखिए, ऑप्शन में दिए गए आहड़ सभ्यता, गिलोंड, गणेश्वर और कालीबंगा सभ्यता। तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा? आहड़ सभ्यता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो ये आहड़ सभ्यता ये आयड़ नदी के किनारे उदयपुर जिले से संबंधित है। और इसके अलावा क्या कहा जाता है? ये देखिए, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धूलकोट के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर जो सर्वप्रथम उत्खनन करवाया गया था सबसे पहले वो 1903 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद में रतनचंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में भी यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर जो ईंटें प्राप्त हुई हैं वो धूप में सुखाई हुई ईंटें प्राप्त हुई हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर जो ईंटों का प्रयोग किया गया है वो किस प्रकार की ईंटें थी, तो धूप में सुखाई हुई ईंटें थी, न कि आग में पकाई हुई ईंटें। इसके अलावा इसे जैसे गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता था क्योंकि वहाँ पर खूब तांबा था। जितने तांबे के उपकरण मिले वहाँ पर 99% है वो तांबा था। इसके अलावा वहाँ पर क्रीपर्स वर्णी मृतपात्र भी मिले थे। लेकिन जो आहड़ सभ्यता है इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ये दो भेद प्रमुख आपको ध्यान में रखने। ताम्र सभ्यताओं की जननी के नाम से अगर आए तो गणेश्वर सभ्यता, और ताम्रवती नगरी के बारे में अगर पूछा जाता है तो आहड़ सभ्यता, और इसके अलावा इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति किससे मानते हैं? ब्राह्मण वंश से। गौरी शंकर हीराचंद ओझा चौहानों को क्या बताते हैं? सूर्यवंशी क्षत्रिय। चौहान शासक थे एक विग्रहराज द्वितीय। जो चालुक्य के शासक मूलराज, गुजरात का जो चालुक्य शासक था मूलराज, उससे पराजित हुआ था। और पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि क्या मिलती है? वेरीघट। अब ये चौहान शासकों से संबंधित प्रश्न है और इनमें से कौन सा जो फैक्ट दिया गया है वो बिल्कुल असत्य है, सही नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है, चौहान शासक जो विग्रहराज द्वितीय था इसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को वो पराजित किया था, न कि इससे परास्त हुआ था। तो इसका ये कथन है वो असत्य दिया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, लोक देवता देव नारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर स्थित है? आसींद, भीलवाड़ा, कोल्लू, फलोदी, समदड़ी, बाड़मेर या फिर खरनाल, नागौर। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आसींद, भीलवाड़ा में लोक देवता देव नारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है। इसलिए कई बार एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, देवनारायण जी, आसींद, भीलवाड़ा। देखिए, ये बगड़ावत थे, बगड़ावत भोजा व सेडू के पुत्र थे। इसके अलावा इन्होंने जय सिंह परमार की पुत्री पीपल दे से वो विवाह किया था। अगर एग्जाम में आता है तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है, पीपल दे। इसके अलावा भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को है वो आसींद, भीलवाड़ा में इनका मेला
आयोजित किया जाता है। अगर मेले से संबंधित प्रश्न आता है तो याद रखना है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला वो आसींद भीलवाड़ा में लगता है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान के किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है? संत धन्नाजी, संत जाम्बोजी, संत पीपाजी या फिर संत जसनाथ जी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, संत जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। और इसके अलावा देखिए संत जाम्बोजी ने विश्नोई संप्रदाय की वो स्थापना की थी कब? 1485 में। इनके अगर ग्रंथ की चर्चा की जाए तो जंब संहिता है, जंब सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश और जंब सागर, ये 4 इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तो ये ध्यान में रखने, जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश और जंब सागर। जैसे इनके नाम ने जो ये ग्रंथ है इनके नाम के पहले जंब आ रहा है तो इससे पता चल जाएगा ये जाम्बोजी से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट है किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने कतरियासर के पास उन्हें भूमि प्रदान की थी? तो देखिए जो कतरियासर नाम आती है आपको पता चल जाता है कतरियासर बीकानेर, इससे संबंधित कौन से संत हुए थे? जाम्बोजी, पीपाजी, संत जसनाथ जी या फिर हरिदास जी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संत जसनाथ जी को जो कतरियासर के पास भूमि है वो किसने दी थी? प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा सुल्तान सिकंदर लोदी ने। इसके अलावा देखिए संत जो जसनाथ जी हैं इन्होंने लोहा पांगल नामक एक तांत्रिक था उसका घमंड है वो चकनाचूर किया था। और जो बीकानेर के राव लूणकरण थे उनको इन्होंने राजपद पाने के लिए वरदान भी दिया था, इसलिए ये भी प्रमुख हो जाते हैं संत जसनाथ जी। इसके अलावा देखिए पिछले वीडियो में एक प्रश्न था सिमुद्रा व कोंडा नामक जो ग्रंथों में उपदेश हैं वो गलती से विश्नोई संप्रदाय से संबंधित बताया गया था कि ये जाम्बोजी से हैं, क्योंकि वहाँ पर विकल्प देने में गलती हो गई थी। तो इसका ध्यान रखिए जो सिमुद्रा व कोंडा ग्रंथ है उसमें जो उपदेश हैं वो जसनाथ जी के ही हैं, ये दोनों ग्रंथ जसनाथ जी से संबंधित हैं। कौन कौन से? सिमुद्रा व कोंडा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? देखिए एक तरफ संप्रदाय दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रवर्तक, और हर एग्जाम में ऐसा प्रश्न तो आता ही है संप्रदाय से संबंधित, तो आपको सभी संप्रदाय वो याद होने चाहिए। निरंजनी संप्रदाय का अगर पूछा जाए संत हरिदास जी, लालदासी संप्रदाय संत लालदास जी, विश्नोई संप्रदाय संत जाम्बोजी और राम स्नेही संप्रदाय दे रखा है दरियाव जी। वैसे राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित हैं, लेकिन राम स्नेही संप्रदाय उसकी 4 जो शाखाएं हैं उन शाखाओं में एक शाखा की ये प्रमुख है दरियाव जी। राम स्नेही संप्रदाय की जो शाखा है उसकी दरियाव जी नहीं है। उस हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 माना जाएगा, क्योंकि बाकी बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाँ राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं, उन 4 शाखाओं में से एक शाखा है रेण, उस रेण शाखा के प्रवर्तक थे संत दरियाव जी। बल्कि राम स्नेही संप्रदाय के तो कौन थे? संत रामचरण जी। तो राम स्नेही संप्रदाय की अगर स्थापना की बात आपसे प्रश्न अगर पूछा जाता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा रामचरण जी। और राम स्नेही संप्रदाय की जो 4 शाखाएं थी उनमें रेण शाखा के थे दरियाव जी, खेड़ापा के रामदास जी और सिंहतल के हरिरामदास जी। इस प्रकार से आप सभी शाखाएं वो ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्र भागवत पुराण का देखिए एक ग्रंथ है परिजात अवतरण, किस शासक के समय काल का है? जो मेवाड़ शैली है उसमें जो प्रमुख चित्र है भागवत पुराण उसके अंतर्गत दिया गया परिजात अवतरण। तो ये किस शासक के समय काल का है? उदय सिंह, तेज सिंह, जगत सिंह या फिर संग्राम सिंह? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट उदय सिंह। ये महाराणा उदय सिंह के समय का है और ये चित्रकार नानाराम की कृति है। कौन सी? परिजात अवतरण। अगर प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है परिजात अवतरण के ये कृति किसकी है, तो ये चित्रकार नानाराम की कृति है जो भागवत पुराण से संबंधित है। और ये मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्र भागवत पुराण के अंतर्गत संकलित किया गया परिजात अवतरण। और इसके अलावा देखिए एक चित्र और है जो कई बार पूछा जाता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, वो किसके समय काल का है? तो वो आपको ध्यान में रखना है तेज सिंह के समय का है। और अगर परिजात अवतरण भागवत पुराण पूछा जाता है तो वही उदय सिंह के समय के हैं। आगे देखिए बादाम सी आंखें ऊंची पाग किस शैली की अपनी प्रमुख विशेषताएं हैं? जोधपुर शैली, बीकानेर, किशनगढ़ या फिर अजमेर शैली? जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जोधपुर शैली। इसमें देखिए पुरुषों में लंबे चौड़े गठीला बदन दर्शाया गया है। अगर स्त्रियों के चित्रों की बात करें और प्रमुख चित्रों की बात करें तो देखिए चित्र ढोला मरवण, मूमल महेंद्र, रूपमती बाज बहादुर, कल्याण रागिनी और खंजन पक्षी, ये सब से इसके प्रमुख चित्र हैं जोधपुर शैली के
कई बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? ढोला मरवण, मोमल महेंद्र, रूपमती बाज बहादुर, कल्याण रागिनी और खंजन पक्षी को भी इसमें बहुत बहुत ज़्यादा दर्शाया गया है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हो गई। और बादाम सी आंखें और ऊंची पाग, ये स्त्रियों की जो विशेषताएं बताई गई यहाँ पर। पुरुषों की ऊंची पगड़ी और बादाम सी आंखें, इस प्रकार की जो शैली की प्रमुख विशेषता है वो है जोधपुर शैली। इसके अलावा लंबे चौड़े और गठीला बदन भी इसकी एक प्रमुख विशेषता रही है। आगे देखिए, उस्ता परिवार मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था। इस परिवार ने ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला विकसित की थी। और यह किस शैली से संबंधित रहे हैं, यह आपको बताना है। विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, नाथद्वारा शैली और जयपुर शैली। तो जो उस्ता परिवार, उस्ता नाम आते ही आपको पता चल जाता है कि ये उस्ता परिवार तो बीकानेर शैली से संबंधित था। और ये उस्ता कला क्या है? ये ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला विकसित की जाती थी। इसे उस्ता परिवार है, ये बीकानेर चित्र शैली से संबंधित थे। आगे देखिए, जयपुर शैली में मणिकुट्टम प्रवृत्ति को बढ़ावा है वो किस शासक के समय मिला था? ये मणिकुट्टम प्रवृत्ति क्या है? मणिकुट्टम प्रवृत्ति देखिए, चित्रों में रंग भरने के बजाय मोती, लाख और लकड़ी की मणियों को चिपका कर उसे सुंदर बनाया जाता था, अलंकारिक रूप दिया जाता था, उसे मणिकुट्टम प्रवृत्ति कहा जाता है। मणिकुट्टम एक शैली हो गई और ये जयपुर शैली में संबंधित है। लेकिन ये किस महाराजा के समय इसे बढ़ावा मिला था? सवाई माधो सिंह प्रथम थे, माधो सिंह द्वितीय, जय सिंह या फिर राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, इनमें से कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है सवाई माधो सिंह प्रथम। ध्यान में रखना, सवाई माधो सिंह प्रथम के समय ही जयपुर शैली में मणिकुट्टम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया था। मणिकुट्टम प्रवृत्ति क्या है कि चित्रों में रंग न भर के उसकी जगह मोती, लाख और लकड़ी की मणियों को चिपका कर उसे सुंदर बनाया जाता था, उसे मणिकुट्टम शैली कहा जाता है। इसके अलावा जयपुर शैली से संबंधित सवाई जय सिंह के समय भी क्या हुआ था? 36 कारखानों की स्थापना की गई थी और जिसमें एक सूरत खाना प्रमुख था, जहां पर चित्रकार क्या करते थे? चित्र बनाया करते थे। तो सूरत खाना है वो भी जयपुर शैली से सही संबंधित है। चाहे 36 कारखानों की स्थापना की बात हो तो भी जयपुर शैली ही उसका उत्तर माना जाएगा। आगे देखिए, जयपुर शैली का कौन सा चित्रकार जानवरों की लड़ाई से संबंधित चित्र बनाने में वो प्रसिद्ध था? लालचंद, साहिबराम, लाल चितरा और गोपाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो लालचंद था जयपुर शैली का, वो जानवरों की लड़ाई से संबंधित चित्र बनाने में बहुत प्रसिद्ध था। इसके अलावा जो साहिबराम था वो भी एक प्रमुख चित्रकार था जयपुर शैली का, और वो बड़े व्यक्ति चित्र यानी आदमकद चित्र वो बनाया करता था। तो बड़े आदमकद चित्र की अगर पूछा जाए तो साहिबराम चित्रकार था, और अगर जानवरों की लड़ाई से संबंधित चित्र जयपुर शैली से संबंधित पूछा जाता है तो वो लालचंद था। आगे है, अलवर शैली में किस शासक के समय सैकड़ों चित्र देखिए कैसे हैं? नाथों, जोगियों, फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए महाराज। इस प्रकार के चित्र हैं कि नाथ हैं, जोगी हैं या फिर फकीर हैं, उनसे जंगल में धर्म पर चर्चा करते हुए महाराजा को दर्शाया गया है। ये ऐसे चित्रों का चित्रण किया गया था। तो किस शासक के समय ऐसे बहुत सारे सैकड़ों चित्र बनाए गए थे? बख्तावर सिंह, विनय सिंह, बलवंत सिंह या फिर सवाई राम सिंह। तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा? बख्तावर सिंह के समय ऐसे प्रमुख चित्र बने थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, अलवर शैली में एक शासक और था विनय सिंह, और विनय सिंह का चित्रकला में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न अगर ऐसे बनाया जाता है कि मुगल काल में चित्रकला में जो अकबर का स्थान था वैसा ही अलवर शैली में किस शासक का स्थान माना जाता है, तो उसका जो सही आंसर माना जाता है वो हो जाएगा विनय सिंह। विनय सिंह ऐसे चित्र का शासक थे जो अकबर का जो समय काल था मुगल शैली में वैसा ही विनय सिंह के समय को माना जाता है। लेकिन अगर इन चित्रों को ऐसी विशेषताएं देकर, ऐसे चित्र देकर के पूछा जाता है तो सही आंसर हो जाएगा बख्तावर सिंह। विनय सिंह ने क्या किया था? विनय सिंह वो बलदेव से चित्रकारी सीखते थे, और गुलिस्तान का सुलेखन भी विनय सिंह के समय में ही किया गया था। गुलिस्तान का सुलेखन ऐसा चित्र है वो भी दिया जा सकता है, तो वो भी विनय सिंह के समय का ही चित्र है एक गुलिस्तान का सुलेखन, और विनय सिंह वो बलदेव से वो चित्रकारी सीखते थे। इसके अलावा अलवर शैली में एक चित्र कई बार पूछा जाता है कि इसका संबंध किस चित्र शैली से है, वो है नफीरी वादन। अगर नफीरी वादन पूछा जाता है तो ये भी अलवर शैली का एक प्रमुख चित्र है। कौन सा? नफीरी वादन।
आगे देखिए, राजस्थान की वो चित्र शैली जिस पर मुगल या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है और ये एकदम स्थानीय शैली है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसी चित्र शैली जिस पर मुगल शैली का प्रभाव बिल्कुल नहीं है, नागौर शैली, बूंदी, हाड़ौती शैली या फिर जैसलमेर शैली। तो ये शैली कौन सी है? ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर शैली है, वो बिल्कुल एकदम स्थानीय शैली है, उस पर जोधपुर शैली या फिर मुगल शैली का कोई भी प्रभाव है नहीं है। नेक्स्ट है जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की किस चित्र शैली से संबंधित रहे हैं? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये प्रमुख चित्रकार किस शैली से संबंधित रहे? झालावाड़ शैली से, अलवर शैली से, बीकानेर शैली या फिर मारवाड़ शैली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अलवर शैली के ये प्रमुख चित्रकार हैं। इनका नाम है वो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जो राजस्थान बोर्ड की जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है पाठ के अध्याय के पीछे जो दिए गए हैं उनमें से हुबहू प्रश्न कई बार रीट में तो पूछे जाते हैं। इस बार स्कूल व्याख्याता में भी वहीं से प्रश्न जैसा ऑब्जेक्टिव बनाया वैसा का वैसा ही एग्जाम में पूछ लिया गया। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखिए कि जमनादास, छोटेलाल और बक्साराम नंदलाल ये चित्रकला की अलवर शैली से संबंधित रहे हैं। आगे देखते हैं, फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी हैं? ये भी महत्वपूर्ण है। अब श्रीलाल जोशी का अगर संबंध पूछा जाता है तो आपको पता है कि ये फड़ से संबंधित हैं, लेकिन ये किस जिले के निवासी हैं ऐसे पूछा जाता है तो इसका सही आंसर वो क्या माना जाएगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये भीलवाड़ा जिले से संबंधित हैं। आगे देखते हैं, सांझी का संबंध निम्नलिखित में से किस देवी से है? ये सांझी है, इसका संबंध किस देवी से है? सीता, दुर्गा, सरस्वती या फिर पार्वती। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सांझी है पार्वती से संबंधित है। सांझी क्या होता है? सांझी वो दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में ये बनाई जाती है, एक चित्रकला की तरह ही होती है सांझी। कुंवारी कन्याएं होती हैं वो अच्छे वर और अच्छे घर प्राप्त करने के लिए सांझी का वो पूजन करती हैं। चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है? किशनगढ़, बूंदी, कोटा, नाथद्वारा। जो पिछवाई चित्रांकन है वो किस चित्र शैली की विशेषता है? देखिए ये प्रश्न है वो स्कूल व्याख्याता एग्जाम में सीधा ही पूछ लिया गया था। तो किशनगढ़, बूंदी, कोटा, नाथद्वारा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये नाथद्वारा शैली से संबंधित है। इसके अलावा नाथद्वारा शैली में देखिए क्या क्या है? गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, कदली वृक्ष की प्रधानता, ये प्रमुख विशेषताएं हैं इस चित्र शैली की। गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन हो या कदली वृक्ष की प्रधानता हो। अगर इसके चित्रकारों की बात करें तो बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुजदास और चंपालाल ये सभी नाथद्वारा शैली के संबंधित चित्रकार रहे हैं और ये भी पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, कुंभ श्याम मंदिर, तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली आदि किस दुर्ग में स्थित हैं? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर या फिर सिवाना दुर्ग। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये तुलजा माता भवानी का मंदिर है, इसका ध्यान रखो। नवलखा भंडार, इससे पता चल रहा है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित है। ये कुंभ श्याम मंदिर और कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, इन दो में बड़ा कंफ्यूज होता है, आगे आएगा अगले प्रश्न में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो कुंभलगढ़ में दिया गया है वहां पर विष्णु नाम लगाया मिलेगा आपको ज्यादातर कि विष्णु मंदिर ऐसे करके, तो इनमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये कुंभ श्याम भी दिया जाता है कई बार एग्जाम में और कहीं पर कुंभ स्वामी भी दिया जाता है। अब इस पर आप विवाद करोगे यहाँ पर कुंभ स्वामी होगा कुंभ श्याम नहीं होगा, तो आप ध्यान रखिए कुंभ श्याम भी दिया जा सकता है। आरपीएससी एक बार ऐसा कर चुकी है, कुंभ श्याम भी कह सकती है, कुंभ स्वामी आगे देखते हैं वो मिलेगा। कुंभ श्याम मंदिर, तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार और भामाशाह की हवेली, तो ये सभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित हैं। अब देखिए आगे के प्रश्न में क्या है, झालीबाव बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर। अब देखो जो कंफ्यूजन हो रहा था कि कुंभ श्याम और कुंभ स्वामी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित अगर आपसे पूछा जाएगा तो वहां पर ये नाम मिलेगा आपको कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, आगे विष्णु लगा हुआ मिलेगा। मामादेव तालाब, उड़ना राजकुमार की छतरी, कटारगढ़ आदि किस दुर्ग में स्थित हैं? जैसलमेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वो देखिए माना जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग, और जो पीछे का प्रश्न था उसका सही आंसर क्या होगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर झालीबाव बावड़ी है, मामादेव तालाब है, उड़ना राजकुमार की छतरी है और सबसे इंपॉर्टेंट है वो कटारगढ़ भी इस दुर्ग में स्थित है। तो आज के प्रश्न कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।